अब ये आपके पास जो है वो दो जो है वो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, जिसमें एक आपके पास आ गई है के ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस थीटा पी के इज़ इक्वल टू के डी थीटा, और एक आ गई के ए पी माइनस आर ए पी थीटा इज़ इक्वल टू के डी थीटा। अब यहाँ से जो है वो आप फर्दर क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें आप दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे? अब अगर यहाँ से आप पास्टुलेट्स को और जो है वो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने ऊपर भी डिस्कस किया है ज़रा गौर से देखें, तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो एक है कवर्ड सरफेस और एक अनकवर्ड सरफेस। कवर्ड सरफेस आपके पास जो है वो थीटा की इक्वल थी, अनकवर्ड सरफेस जो है वो आपके पास 1 माइनस थीटा की इक्वल थी। इसका मतलब ये है कि किसी तरह अगर आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो आपके लिए फर्दर डेरिवेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि किसी तरीके से थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं मैथमेटिकली। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से आपके लिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है। वो कैसे कि आपके पास जो थीटा वाले दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेशन की एक साइड पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से थीटा जो है उसको आप इक्वेशन की एक साइड पे कर दें और बाकी सारे फैक्टर जो हैं उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे कर दें। तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू के ए पी डिवाइडेड बाय के डी प्लस के ए पी। हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर लिया। ये वाला फैक्टर जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाके डिवाइड होगा तो आपके पास जो है वो ये फैक्टर बन जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि बेसिकली आपके पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर देखते हैं तो इसमें आपके पास दो किस्म के कांस्टेंट हैं, के ए है और के डी है। दो कांस्टेंट्स को एट अ टाइम जो है वो डील करना मैथमेटिकली थोड़ा सा आपके लिए टफ है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि आप एक कांस्टेंट को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जो है वो कैंसिल कर दें। उसका एक तरीका जो है वो आपके पास ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को के डी से डिवाइड कर दें। के डी से आप कैसे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को कि थीटा एज इट इज़ रहेगा और इक्वेशन का अपर पार्ट जो है उसको भी के डी से डिवाइड कर देंगे आप, और जो लोअर पार्ट है उसके दोनों फैक्टर्स को भी आप के डी से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये के डी से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो क्या होगा, के ए ओवर के डी पी। यहाँ से आपके पास 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा के ए ओवर के डी। अब अगर आप इस फैक्टर को देखते हैं तो ये फैक्टर मैं आपको से कई दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी दो कांस्टेंट्स को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक न्यू कांस्टेंट ही आंसर आता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास यही दो किस्म के आपके पास जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं जिनको आपने डिवाइड किया। तो सपोज़ अगर मैं ये कहती हूँ कि के ए ओवर के डी को आपस में डिवाइड करने से आपके पास एक नया कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू कैपिटल के है, तो यही इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, थीटा इज़ इक्वल टू के पी ओवर 1 प्लस के पी। तो आपका आंसर अब जो है वो जो आपने प्रीवियसली डिटरमिन किया वो आपके पास आ गया कि थीटा इज़ इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। ये आपका जो है वो एक इक्वेशन आपने पीछे जो है वो डिराइव कर ली है। ठीक है, अब जो है वो फर्दर अगर आप इसको डील करते हैं तो आपको याद हो कि जहाँ पे भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए आप इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर आपके पास एक इक्वल और एक कांस्टेंट अवेलेबल है तो इन दोनों फैक्टर्स को आप प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस के, और ये आपके पास थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया पी ओवर 1 प्लस के पी के। अब ये वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपने यहाँ पे एवेलुएट कर लिया है और अब आपके पास इक्वेशन एक ऐसी फॉर्म में आ चुकी है जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फिज़िकल केमिस्ट्री में जब मैथमेटिकली आपकी इक्वेशन एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाती है
जहाँ पे आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं कि उस इक्वेशन के कंपैरिजन में एक नई इक्वेशन लाते हैं जिसको उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई एम। यह आपके पास मैस ऑफ गैस था जिसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया था और आपने कहा था कि एक पर्टिकुलर मैस ऑफ सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो रही है। तो जब सॉलिड की सरफेस पे जो है वो कोई पर्टिकुलर मैस ऑफ गैस जो है वो एड्जॉर्ब होता है तो आप उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। तो थीटा जो है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी आपकी सरफेस कवर्ड है या जितनी गैस मालिक्यूल्स ने सॉलिड सरफेस को कवर किया हुआ है उसके इक्वल। अब अगर आप देखें तो इन दोनों की जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या होगी, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगी। तो एक्स बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P/1 प्लस के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगेन ख़त्म करके एक इक्वल का साइन पुट करके साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस कांस्टेंट को हम के प्राइम कह देंगे ताकि ये आपके प्रीवियस जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनके साथ इंटरमिक्स ना हो और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको के प्राइम कह दिया। अब जो है वो आपके पास क्या हुआ है, एक और जो है वो इक्वेशन की फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, बेसिकली हम अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमने एक आइसोथर्म ड्रा करनी है। आइसोथर्म ड्रा करनी है तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई इसको आपने कैसी फॉर्म में लेके आना है कि ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे। तो उसके लिए एक अगर आपको याद हो बड़ी फेमस इक्वेशन थी जिसको आपने कहा था कि y = mx + c, ये आप कहते थे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाना है। आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में की फॉर्म में ला के देख सकते हैं कि क्या ये कोई स्ट्रेट लाइन दे सकती है या कोई स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट दे सकती है या नहीं दे सकती। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका x/m फैक्टर इसको इक्वेशन की इस साइड पे ले आएँ और बाकी सारा फैक्टर जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएँ। यानी आपने करना क्या है, बेसिकली x/m और p को जो है वो आपने इकट्ठा करना है और बाकी इक्वेशन जो है वो आपने अपोजिट साइड ऑफ इक्वालिटी के साइन के ले जानी है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन की क्या फॉर्म बन जाएगी, अगर आप और करें तो आपके पास क्या होगा, P/x/m हो जाएगा, क्योंकि आपने किया क्या है कि आप इस x/m को इधर ले आए, ठीक है। और ये 1 + kp जो है वो क्या होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 + kp और डिवाइड किस पे, ये हो जाएगा के प्राइम पे, जो कि इधर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो है वो इक्वेशन की एक न्यू फॉर्म आ गई। अब आपने चेक करना है कि क्या इससे स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेशन बन रहा है फर्दर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए आपको 2 कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे स्टिल अभी आपके पास एक ही कंपोनेंट है। इसको हम कह सकते हैं P = x/m। अगर मैं ये फैक्टर लेती हूँ तो ये आपके पास इन दोनों कंपोनेंट्स पे डिवाइड हो रहा है, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 फिर आपके पास कांस्टेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो वही वाला रूल कि अगर 2 कांस्टेंट्स को जो है वो आप डिवाइड करते हैं आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है, इसको आप k डबल प्राइम कहते हैं। यहाँ पे अगर k/k' को मैं k डबल प्राइम से रिप्लेस करूँगी तो इक्वेशन हो जाएगी P/x/m 1/k' प्लस 1/k डबल प्राइम। अब जो है वो हम चेक करते हैं इस इक्वेशन को, अगर तो ये आपके पास टोटली एक वेरिएबल पार्ट है, ये y हो जाएगा, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये c हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा mx। तो ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें आप x एक्सिस पे प्रेशर को लें, y एक्सिस पे जो है वो आप ले लें P/x/m को, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके ओरिजिन से पास नहीं करेगी। स्ट्रेट लाइन आएगी, x एक्सिस पे P लेंगे, y एक्सिस पे जो है वो आप P/x/m लेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होगी।
ओरिजिन से पास होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सी की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो सी की वैल्यू अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अब सी की वैल्यू 0 ना होने से ये तो पता चल गया कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा वो आपको ये पता चला कि इंटरसेप्ट की एक वैल्यू है जो कि प्लस में है, तो इसका मतलब ये कि ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगी। अब जो है वो आपके पास क्या होगा, एक जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपके कांस्टेंट की या आपके इंटरसेप्ट की, जो कि 1/k प्राइम के इक्वल होगी, और आपकी इक्वेशन की जो स्लोप होगी वो होगी 1/k डबल प्राइम। तो ये आपके पास आ गई है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, जिसको आपने ड्रॉ किया। वो आपको क्या बता रही है कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो आपके पास जब इंक्रीज़ होगा तो आपके पास इस फॉर्म में जो है वो एक कर्व जो है या आइसोथर्म जो है वो आ जाएगी, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे टेम्परेचर को डील नहीं किया, टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आइसोथर्म है। और क्योंकि ये डेरिवेशन ऑफ लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन कॉन्सेप्ट या एजम्पशन से आई है, इसलिए हम इसको कहते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये आपके पास जो है वो वेरी इफ़ेक्टिव है, लेकिन उन सारे फैक्टर्स के लिए जो आपने एजम्पशंस में फॉलो किए हैं। यानी होना क्या चाहिए, आपके पास कि आपके की साइड्स जो है वो सारी होमोजीनियस कंसीडर होनी चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कंसीडर होना चाहिए एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन का, एक्टिव सेंटर्स भी इक्वल होने चाहिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है उसका वो आपका बेयर सरफेस और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन जो है वो कवर्ड सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंडेंस भी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। ये जो आपकी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके सारी ये जो है वो एजम्पशंस जो हैं और जो है वो इसके ये जितनी भी डेरिवेशन कैलकुलेशन या और ये जो इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ये सारा का सारा लो प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक लिमिटेशन भी है इस लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है और मोनोलेयर फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास डेरिवेशन हो जाती है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, और इसको आप जो है वो एक दफ़ा रीड कर लें, अपना लेक्चर नोट कर लें, प्रॉपर नोट्स बना लें, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम फर्दर डिस्कस कर लें।